तो इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाता था कि यार एबीसी और जावास्क्रिप्ट बता दो, वो भी नहीं पता थी। फिर पूछा गया कि स्प्रेड, रेस्ट ऑपरेटर और डीस्ट्रक्चरिंग में फर्क बता दो, वो कभी ना कभी यूज तो किया था बट एक्सप्लेन करने लायक नहीं आता था। फिर पूछा गया कि यार डी बाउंस और थ्रॉटलिंग ही बता दो, तो वो तो बिल्कुल नहीं आती थी। तो अपनी गलतियों से लर्न करते हुए और इंडस्ट्री में मिलियंस ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करने वाली वेबसाइट बनाने के बाद मैं आ गया हूँ जावास्क्रिप्ट के इंटरमीडिएट लेवल कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में हमेशा पूछे ही जाते हैं और एज अ डेवलपर आपको बिल्कुल आने ही चाहिए। तो हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स विद कोड समझेंगे। चलिए फटाफट टॉपिक्स देख लेते हैं। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स को कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे डिवाइड किया था इन बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। तो इसमें हम ये सारे इंटरमीडिएट लेवल के टॉपिक्स देखने वाले हैं। मैं बेट करता हूं आपको कि आप कुछ ना कुछ इन टॉपिक्स के अंदर डिटेल में और कुछ नया सीख के जाएंगे। तो प्लीज कोई भी पार्ट स्किप मत करना, सारे टॉपिक्स जरूर देखना। तो एरो फंक्शन यार ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो एक सबसे ज्यादा हेल्प आपको ये करता है कि यार ये आपको शॉर्ट हैंड प्रोवाइड करता है फंक्शन लिखने का, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसकी जो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं सिंटेक्स वाइज दिखाता हूँ आपको। तो जैसे यहाँ पे ये नॉर्मल आपका फंक्शन है, सम कर रहा है, ए और बी इनपुट लेके सम रिटर्न कर रहा है। अब अगर इसी को मैं शॉर्ट हैंड लिखना चाहूँ तो मैं एरो फंक्शन के साथ लिख सकता हूँ ऐसे कि ये भी सेम फंक्शन है, सेम चीज कर रहा है, ए और बी ले रहा है इनपुट और रिटर्न कर रहा है सम। तो इसमें मुझे रिटर्न स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, कर्ली ब्रेसेस वगैरह स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता अगर सिर्फ नॉर्मल रिटर्न ही करा रहा हूँ कुछ सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में कंप्यूट करके। एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक फंक्शन है जो सिर्फ 10x कर रहा है मेरे नंबर को, तो मैं सिंपल इनपुट लूंगा ए, और ए के लिए मुझे पैरेंथेसिस लगाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ऊपर 2 ले रहा था मैं इनपुट आर्ग्यूमेंट्स में, तो मुझे पैरेंथेसिस लगाने पड़ रहे थे, लेकिन एक के लिए वो भी जरूरत नहीं है। सीधा मैं उसको लेके इनपुट मल्टीप्लाई बाय 10 करके रिटर्न कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया यार शॉर्ट हैंड वाला एंगल। लेकिन इस एरो फंक्शंस में कुछ और चीज एक स्पेशल होती है, उस पर चलते हैं। तो हमने जैसे लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो में हमने देखा था कि दिस कैसे होता है, दिस का मतलब क्या होता है, दिस कैसे काम करता है। तो एरो फंक्शन का यार खुद का दिस नहीं होता। इनका जो दिस होता है ना, ये अपने सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट होता है, इनका पेरेंट स्कोप बोल लो, उसी को ये दिस मान के चलते हैं और वहीं से अपनी चीजें उठाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसकी एक प्रॉपर्टी है मैसेज, और एक फंक्शन बनाया है जो दिस डॉट मैसेज को प्रिंट करता है। अब ये नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन का दिस प्रोवाइड होता है और दिस पॉइंट करेगा इसी को जो इस ऑब्जेक्ट में है। तो इसको फटाफट कंसोल में लेके चलते हैं, वहां पे मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट मैसेज करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इसने प्रिंट कर दिया नीड सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइब कर देना। और इसमें बेसिकली ये कहां से आया, दिस डॉट मैसेज इसने पढ़ा, तो दिस अभी किसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का मैसेज इसको मिल गया। अगर मैं नॉर्मल फंक्शन की जगह इसको एरो फंक्शन बनाऊं, दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, चलो एक छोटा सा मॉडिफाई करते हैं कि यहाँ पे दिस भी प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक ये हो गया। और एक विंडो लेवल पे भी मैसेज डिफाइन कर देते हैं। क्या मैसेज डिफाइन करूं, मैं अपना नाम रख देता हूं अभी, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं सिंपल इस फंक्शन को, तो देखते हैं क्या होता है। तो अब यार आपने देखा कि इस टाइम जो दिस है ना, वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा, वो इसके ऊपर लेवल को पॉइंट कर रहा है, इसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को। वो है जो हमारा विंडो। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे नाम प्रिंट करा रहा हूं, तो उसने ग्लोबल स्कोप में मैसेज ढूंढा, जो मैसेज की वैल्यू हिमांशु कुशला थी प्रिंट हो गई। और ग्लोबल स्कोप अगर दिस अभी किसको पॉइंट कर रहा है वो भी हम डिबग करना चाहे तो वो पॉइंट कर रहा है यार विंडो को। लेकिन पहले के केस में वो किसको पॉइंट कर रहा था, ऑब्जेक्ट को ही। तो ये फर्क है नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शंस में, ठीक है। ये मैंने लिखा था मैसेज आप लोगों को पढ़ाने के लिए, बट आप कुछ समझदार हो, पढ़ के कर देना। आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है यार हमारा दिस के रिलेटेड ही, कि दिस क्या होता है और दिस को हम कॉन्टेक्स्ट कैसे स्विच कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो में आपको ये एग्जांपल दिया था पर्सन वाला। पर्सन का नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और एक फंक्शन है सेम जो फुल नेम प्रिंट कर रहा है। तो हमने प्रिंट करा के दिखाया था। मैं दोबारा एग्जांपल को लेके चलता हूं, ठीक है। अब इसमें फुल नेम क्या है, दिस डॉट फर्स्ट नेम, ये यहां से जॉन उठा लेगा। दिस डॉट लास्ट नेम, यहां से डो उठा लेगा, ठीक है। तो नाम उसने प्रिंट कर दिया।
अब हम चाहते हैं कि यार इसमें ये वाला दिस ना उठाए, कोई और दिस उठाए। मान लो मैं फंक्शन यूज करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस वाले पर्सन के लिए नहीं करना चाहता, कोई और पर्सन है उसके लिए करना चाहता हूं। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम दिस का कॉन्टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में। इसको एबीसी ऑफ जावास्क्रिप्ट भी बोला जाता है यार। ये जब फ्रेमवर्क्स इतने फेमस नहीं थे, बहुत ज्यादा पूछा जाता था, हर एक इंटरव्यू में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता था। लेकिन उस टाइम पे तो पता ही नहीं था क्या होता है, तो बहुत वॉट लगी थी, लेकिन अब पता है, तो अब आपको बताता हूँ। तो एबीसी ऑफ जावास्क्रिप्ट है यार, अप्लाई, बाइंड एंड कॉल फंक्शन। तो बेसिकली इनका क्या मतलब है, ये जो आपका दिस है ना, उसका कंटेक्स्ट स्विच करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेज है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है इनकी। विद एग्जांपल समझाता हूँ। तो सबसे पहले कॉल पे चलते हैं यार। कॉल जैसे कि नाम बता रहा है, एक फंक्शन को कॉल करने के लिए काम आता है। लेकिन कॉल क्या करता है कि एक तो आपसे दो चीजें इनपुट लेगा। एक आपसे दिस की वैल्यू लेगा कि दिस जो है किससे बाइंड करना है, किससे रिप्लेस करना है, ठीक है। और दूसरा लेगा आर्ग्यूमेंट्स। तो विद एग्जांपल समझाता हूँ, ज्यादा समझ आएगा। मान लो हमने एक पोकेमॉन का वो ले लिया, सेम टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और गेट पोकेमॉन नेम है। इसमें क्या कर रहे हैं, सिंपली हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम उठा रहे हैं उसका दिस से और प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। हमने एक और फंक्शन बना लिया, दिस डॉट पोकेमॉन नेम। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है कि बेसिकली ये फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, स्नैक और हॉबी, और ये भी प्रिंट करा रहा है दिस डॉट गेट पोक नेम। तो बेसिकली पोकेमॉन का नेम प्रिंट कराएगा और प्रिंट कराएगा कि उसको क्या स्नैक पसंद है और क्या हॉबी पसंद है, ठीक है। तो मान लो कि मुझे ये पोकेमॉन नेम कॉल कराना है इस पोकेमॉन के लिए, जो मैंने पोकेमॉन एक बना रखा है। अभी पोकेमॉन क्या है मेरा, पिकाचू, ठीक है। अभी पोकेमॉन देख लेता हूँ। अभी मैं दूसरा पोकेमॉन भी बनाऊंगा तो उसके साथ भी कॉल करा के देखेंगे कैसे काम कर रहा है। तो अभी के लिए पिकाचू है, तो पहले पिकाचू का हम देख लेते हैं कि फंक्शन काम कर रहा है नहीं कर रहा, गेट पोके नेम वाला, ठीक है। पिकाचू प्रिंट हो गया, सही है। अब मुझे पोकेमॉन नेम कॉल कराना है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कॉल कराऊंगा तो ये तो एरर दे देगा, क्योंकि अभी इसका दिस में गेट पोक नेम फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया दो चीजें आर्ग्यूमेंट लेता है। जैसे ये सजेस्टर शो कर रहा है कि दिस का आर्ग्यूमेंट लेगा है कि दिस को किससे बाइंड करना है, रिप्लेस करना है। तो उसमें हम डिफाइन कर देते हैं अभी ये पोकेमॉन जो पिकाचू है, और आर्ग्यूमेंट्स में हम डिफाइन करते हैं कि यार क्या क्या वो लव करता है, स्नैक या हॉबी। तो मैंने वो कॉपी कर रखा है, तो मैं सीधा उसको ही रन कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो पोकेमॉन से हमने बाइंड कर दिया, और उसका जो ट्रेनर था ऐश, और उसको बिजली फेंकना पसंद था, तो वही हमने हॉबी में डिफाइन कर दिया। अब कॉल करके देखते हैं तो क्या हुआ यार। जो इसने क्या करा, पोकेमॉन नेम ने जाके यहाँ पे दिस डॉट पोके नेम कॉल करा। दिस डॉट पोके नेम किसका कॉल करा, उसने ये जो हमने पोकेमॉन पास किया था उसमें जाके उसने वैल्यू उठाई फुल नेम फर्स्ट नेम की और रिटर्न करा दी। उसके बाद जो दो आर्ग्यूमेंट उसने लिए थे स्नैक्स और हॉबी के, वो उसने प्रिंट करा दिए। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा दिस जो है वो रिप्लेस हो गया पोकेमॉन वाला जो हमने बनाया था पिकाचू से, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे एक और बना लेता हूं पोकेमॉन। क्या बनाऊं, 4 मेंढर बना दूं क्या, स्पेलिंग के लिए माफ कर देना, ठीक है। अब बेसिकली ये करते हैं, पोकेमॉन 2 कर देता हूं मैं। अब पोकेमॉन 2 के लिए कॉल कराते हैं, तो उसको तो बिजली फेंकना पसंद था ना, ठीक है। सिंपली अभी इसको अगर मैं इससे कॉल कराऊं पोकेमॉन 1 से, तो क्या हो रहा था, सॉरी, बिजली फेंक रहा था वो पिकाचू। और यहाँ पे चारमेंडर क्या है, ऐश उसको पसंद है, वैसे था नहीं रियलिटी में, लेकिन वो फायर थ्रो करता है, ठीक है। तो ये यार हो गया आपका कॉल कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली कंटेक्स्ट कैसे स्विच हो रहा है जिसका, और कॉल कैसे काम कर रहा है। इंटरव्यू इसके लिए घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन पूछेगा। आपने फ्रेमवर्क्स अगर रिएक्ट करा है, जरूरी है कर रहे होगे जॉब के लिए, तो उसमें भी यार आप हर जगह ये यूज करते हो कि दिस डॉट बाइंड, दिस डॉट कॉल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतना प्रैक्टिकली आइडिया नहीं लगता, वो लर्न करते करते लोग सीधा कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं सिंटेक्स। तो इसलिए क्लैरिटी के लिए समझाना जरूरी था। अब चलते हैं यार, ये हो गया सी। अब ए पे चलते हैं, अप्लाई क्या करता है। तो अप्लाई और इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है यार, अप्लाई भी सेम काम करता है। बस क्या करता है अप्लाई में, अप्लाई का अगर मैं आपको सिंटेक्स दिखाऊं ना, पहले इनको डिलीट कर देता हूं इनमें।
तो ये सजेशन देखना, एक दिस डॉट आर्ग्यूमेंट लेगा और दिस आर्ग्यूमेंट्स का एरे लेता है, उसमें हम इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट कॉमा से पास कर रहे थे अलग से, यहाँ पे एज अ एरे लेगा। सेम चीज है, सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है बस, तो लेकिन काम सेम करेगा। चलो रन करके देखते हैं। पोकेमॉन 1 हो गया, ये पोकेमॉन 2 हो गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं फायर, ठीक है, मस्त चल रहा है। अब हमारा रह गया बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा यार बाइंड वाला। तो बाइंड क्या करता है, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब बाइंड क्या करेगा, पहले रन एग्जाम इसको छोड़ देते हैं। बाइंड क्या करेगा यार, अभी इसका जैसे आपका ऑलरेडी फंक्शन बना होता है ये पोकेमॉन नेम वाला, इसको बाइंड कर देगा इस वाले से, लेकिन कॉल नहीं करेगा। हमने सबसे पहले कॉल लर्न किया था, कॉल क्या कर रहा था, बाइंड भी कर रहा था और कॉल भी कर रहा था। सिमिलरली अप्लाई भी कर रहा था, बाइंड भी कर रहा था और कॉल भी कर रहा था। ये सिर्फ बाइंड करके आपको रिटर्न कर देता है न्यू फंक्शन, कि यार आपको जब फ्यूचर में चाहिए हो या आप इसको बाइंड करके किसी और से बाइंड करना चाहते हो, जैसे मान लो कि आप किसी बटन से ये वाला फंक्शन बाइंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बाइंड करके उसने नया फंक्शन रिटर्न कराया जो हमने लॉग पोकेमॉन वेरिएबल में सेव करा लिया। अब उसको हम बाद में कॉल करा रहे हैं, ठीक है। अब वो भी सेम यार करेगा, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। बाइंड तो हो गया पिकाचू से, पिकाचू क्या करता है, बिजली फेंकता और ऐशो से पसंद था। रन करके देखते हैं, सिमिलरली चल गया, ठीक है। अब ये एग्जांपल मैं दूसरा करता हूँ, पोकेमॉन 2। अब पोकेमॉन 2 पास कर दूंगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे 4 मिनट की बात करेंगे, 4 मिनट चल गए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत यूज होता है। अगर आप कभी भी लाइब्रेरी बनाएंगे अपने लिए अपने एंड पे, या आप आगे चल के रिएक्ट में भी काम करेंगे तो ये आपको जरूर काम आएगा, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो इसको एक बार दोबारा पढ़ लेना, ठीक है, या दोबारा मेरी वीडियो देख लेना। और आगे चलते हैं फिर। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग है यार, ये मैं सीरीज में पढ़ा रहा हूं तो ये सब टॉपिक एक से एक लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इसलिए ऑर्डर में ही पढ़ना और डिटेल में देखना। तो तीसरा हमारा है क्लोजर्स। क्लोजर्स क्या है यार, एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक क्लोजर एक फंक्शन रिटर्न करता है अंदर से, जो लेकिन जो फंक्शन रिटर्न करता है ना, वो उस ऊपर वाले फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन करे होते हैं उसको पॉइंट करके रखता है, और रन होने के बाद भी उसकी मेमोरी मेंटेन करके रखता है ताकि वो फ्यूचर में उसे यूज कर पाए। तो जैसे आप थ्योरी पे आ जाते हैं कि अ क्लोजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल टुगेदर विद रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट द लेक्सिकल एनवायरनमेंट। तो लेक्सिकल वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, लेक्सिकल मतलब जो उसका करंट एनवायरनमेंट है या करंट स्कोप है उसको लेक्सिकल बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स, अ क्लोजर गिव्स यू एक्सेस टू एन आउटर फंक्शन स्कोप फ्रॉम एन इनर फंक्शन। तो विद एग्जांपल समझाता हूं, ज्यादा समझ आएगा। तो मान लो एक फंक्शन इनिट है, ठीक है, इसमें एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है हमने, लेवल ऑफ फ्रंट एंड। ये लोकल वेरिएबल है इनिट फंक्शन का, उसका स्कोप भी इनिट फंक्शन के बराबर है। अब उसके अंदर मैं एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा हूं, डिस्प्ले नेम, ठीक है। डिस्प्ले नेम क्या करेगा यार, सिंपल क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग नेम को प्रिंट करा देगा जो इनिट का लोकल वेरिएबल है। अब मैं इनिट फंक्शन को रन कर लेता हूं, तो इनिट फंक्शन क्या करेगा यार, इनिट फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न करेगा मुझे डिस्प्ले नेम वाला। अभी वो उसको कॉल नहीं करेगा, बस रिटर्न कर रहा है। तो हमने वो एक वेरिएबल में सेव करा लिया, हम उसको बाद में कॉल करा रहे हैं। तो अब मान के चलता हूं मैं इसे कोड लेवल पे रन करके बताता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहले तो इनिट फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। एक फंक्शन रिटर्न हो गया जो नेम प्रिंट कर रहा है। अब इनिट कॉल करके देखेंगे, सॉरी, इनिट फंक्शन जो रिटर्न हुआ उसको कॉल करके देखेंगे। बेसिकली ये प्रिंट भी कर रहा है। अब इसमें एक चीज देखने वाली है कि यार जैसे आपको गार्बेज कलेक्टर कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर मेरे फंक्शन रन हो गया, मेरे इस वेरिएबल को स्पेस मिली थी, तो अगर ये पूरा रन हो गया है, इस यहाँ पे काम इसका खत्म हो गया, तो ये स्पेस खाली हो जानी चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये जो इंटरनल अंदर वाला फंक्शन है ना, जो क्लोजर बोलते हैं जिसे, वो यहाँ पे इस एनवायरनमेंट के वेरिएबल को यूज कर रहा है, वो फ्यूचर में भी यूज करेगा। इसके लिए ये जो अंदर वाला फंक्शन है ना, इनिट फंक्शन या डिस्प्ले नेम बोलो, वो इस मेमोरी, इस पॉइंटर्स, वो इस वेरिएबल की मेमोरी को पॉइंट करके रखता है, जिसको लेक्सिकल एनवायरनमेंट भी बोला जाता है। तो वो इसको मेंटेन रखेगा और गार्बेज कलेक्टर के लिए उसको फ्री नहीं करने देगा जब तक ये खुद रन ना हो जाए या खुद डिलीट ना हो जाए विंडो से। तो इसमें एक और एग्जांपल समझाता हूं। मान लो एक ये मेक एडर फंक्शन है, ठीक है। मेक एडर फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपल एक एक्स ले रहा है और एक रिटर्न कर रहा है फंक्शन जो वाई लेता है और सम करके देता है।
ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि एक मेक एडर बना लिया 5, जिसके अंदर एक्स हमने 5 सेट करा दिया, एक मेक एडर बना लिया 10, जो हर चीज में 10 ऐड करके देगा। तो अब उनको मैं नीचे एग्जाम्पल रन करता हूं, तो ऐड 5 में हमने 2 करा, तो उसने क्या करा 5 + 2 7 दे दिया। अब सिंपली ऐड 10 में हमने 2 करा, 10 + 2 उसने 12 दे दिया। तो इससे क्या हुआ यार कि मेरे कॉमन यूटिलिटी के फंक्शन बन गए, जिसमें प्राइवेटली मैंने एक्स सेट कर दिया, और उसके बाद मैं उसको कभी भी कॉल करा रहा हूं तो अंदर एक्स तो अपडेट नहीं होगा, लेकिन वो वाई की वैल्यू लेके अपडेट करके रिटर्न करता रहेगा। इसका प्रैक्टिकल यूज बताऊं तो यार, मान लो कि तुम्हारी वेबसाइट है, ठीक है, उस पर 3 बटन है, एक फॉन्ट 12 करने का, एक फॉन्ट 16 करने का। अब मैं उसके लिए 3 ये जैसे ऐड 5 ऐड 10 है ना, वैसी मैं सेट फॉन्ट साइज 12 सेट फॉन्ट साइज 16 करके क्लोजर्स बना के रख सकता हूँ। जैसे जिस पे जो क्लिक करेगा ना, मैं उसको कॉल करा लूंगा, वो मेरे पूरे डॉम की जो है प्रॉपर्टी और फॉन्ट साइज वो अपडेट कर देगा उसी के अकॉर्डिंग। तो ये एक तरीके का क्लोजर का एग्जांपल है। बाकी और भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, जहां डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि इंटरव्यू भी इतना नहीं जाएगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, आप अगर एक्सपीरियंस हो तो ये प्रैक्टिकल आपको अप्लाई करने के काम आएंगे। काका वो मैं बता देता हूँ। तो प्रैक्टिकल क्लोजर्स यार, जैसे मैंने आपको बताया अभी फॉन्ट साइज वाला एग्जांपल दिया, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्रैक्टिकल क्लोजर्स का। या ऊपर एडर वाला आपने देखा, ये आई थिंक आपको समझाने के लिए काफी है। आगे चलते हैं कि प्राइवेट मेथड और प्रॉपर्टी बनाने के लिए क्लोजर से, जैसे कि आपने देखा ऊपर एक्स जो था हमारा वो एक तरीके का प्राइवेट हो गया, ठीक है। अब मैं उसको अपडेट नहीं कर सकता कभी भी, वो सेट हो गया एक बार में कंस्ट्रक्टर के टाइम पे। अब वो हिडन रहेगा, ना तो मैं उसे बाहर एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी प्रॉपर्टी के थ्रू, ना मैं उसे अपडेट कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी या मेथड डिफाइन करने के लिए काम आते हैं। और इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन यार जो हम कंपनी में यूज करते हैं, आई होप आप लोग भी यूज करते होंगे अगर आप अच्छी किसी कंपनी में है, वो है यार डीबाउंस फंक्शन और थ्रॉटलिंग फंक्शन, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन पिटफॉल्स देख लेते हैं, या फिर कॉमन वर्स्ट केस देख लेते हैं जहां पे लोग यूज कर लेते हैं क्लोजर्स और वो काम नहीं करता। सबसे बढ़िया एग्जांपल है यार क्लोजर्स इनसाइड अ फॉर लूप। इसमें क्या होता है कि आप फॉर लूप में क्लोजर बनाते रहते हो, रिटर्न करते रहते हो, सेव कराते रहते हो कहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है यार, फॉर लूप में जो आपके वेरिएबल्स है ना, वो एक ही स्कोप यूज कर रहे हैं, और जितने भी क्लोजर्स है ना, वो भी सारे एक स्कोप को पॉइंट कर रहे हैं। तो मान लो फॉर लूप में आपका एक वेरिएबल आई आप इटरेट कर रहे हो, और आप क्लोजर में आई को ही यूज कर रहे हो। तो जब आप बाद में जाके पूरे फॉर लूप रन होने के बाद कोई भी क्लोजर कॉल कराओगे ना, चाहे वो पहला क्लोजर है या nth क्लोजर है, वो सारा i = लास्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहे होंगे। तो बना के कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए फॉर लूप में उसे कभी यूज नहीं करना चाहिए, अनलेस आप कोई कस्टम लॉजिक यूज कर रहे हो, आई पे ना डिपेंड कर रहे हो, ठीक है। दूसरा यार कि इसको स्मार्टली यूज करना चाहिए, ऐसे मेमोरी वेस्ट होती है, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया गार्बेज कलेक्टर भी रन नहीं कर पाता, ये लेक्सिकल स्कोप पॉइंट करके रखता है। तो जितने ज्यादा क्लोजर्स होंगे उतना ज्यादा पिछले वेरिएबल्स की मेमोरी स्टैक में रहेगी। तो स्मार्टली यूज करें जहां पे इसे यूज करना चाहिए। तो जी पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, एक वीक से लास्ट वीक वीडियो नहीं डाली, आई वॉज नॉट वेल, बट अब वीडियो आ गई है। वीडियो थोड़ी लेंदी थी, बट आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मैं लॉन्ग कॉन्टेंट फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो जो भी आपकी फीडबैक है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। और ऐसी एडवांस की भी वीडियो नेक्स्ट वीक आएगी, और मैं अपनी वीडियोस की फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊंगा आप धीरे धीरे। तो एडवांस की वीडियो नेक्स्ट वीक आएगी, बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और मुझे हेल्प करिए ग्रो करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।